दोस्तों नमस्कार। सन 2004 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया जाता है कि भारत के किसान और भारत में वो तकनीकें नहीं आनी चाहिए और भारत के किसानों को वो तकनीकें नहीं मिलनी चाहिए जिसके आधार पे पूरी दुनिया ने अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया। और यहां तक कि भारत में जितना आयात होता है उसमें आधे से ज्यादा आयात उन्हीं क्रॉप्स के कारण होता है जिसको हम हिंदुस्तान में पैदा करने से मना कर रहे हैं। लगती है ना विचित्र बात। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज हम जिस बात पे चर्चा करने वाले हैं वो आपको ये बताएगा कि किस तरह से हिंदुस्तान को पीछे रखने के लिए कुछ विदेशी ताकतें भारत में रोड़ा अटकाने के लिए तरह तरह लोगों को सामने खड़ा कर देती। उदाहरण के लिए कि अगर मैं आपके लिए $100 बिलियन का बाजार खड़ा करूं तो आप मुझे कितना पैसा देंगे? मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात कर रहा हूं। अगर आप व्यापारी हैं और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको 1000 करोड़ का मार्केट खड़ा करके दूंगा, आप मुझे कितना पैसा देंगे? क्या आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे या 1 करोड़ देंगे या 10 करोड़ भी देने को तैयार होंगे, क्योंकि 10 करोड़ खर्चा करके आपको 1000 करोड़ का बाजार मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह के खेल खेले जाते हैं। भारत में 2004 में एक केस ये फाइल हुआ कि हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेंट है, रुकी हुई है, जिसके कारण हिंदुस्तान में आज 70% तेल हम आयात कर रहे हैं। हर साल करीब 10 से 15 बिलियन डॉलर का तेल हम आयात कर रहे हैं, और उन देशों से जहां पे जीएमओ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है तिलहन को पैदा करने के लिए, वही तिलहन का तेल हम खरीदते हैं, लेकिन वो तिलहन हम हिंदुस्तान में नहीं पैदा कर सकते। लगती है ना अजीब सी बात। यही है पूरा मजनून उस पूरे कानून और जिसको कहूं सुप्रीम कोर्ट में जो डिबेट चल रही है जीएम टेक्नोलॉजी को लेकर। दोस्तों, आज समस्या इस बात की है कि भारत ने किस तरह से जीएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा इसके लिए एक नहीं 18 गाइडलाइंस बनाई है। और गाइडलाइंस किसने बनाई है? बनाई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, ताकि कोई भी ऐसी चीज भारत में कंज्यूमर्स को ना दी जाए जिसके कारण उनकी सेहत खराब हो। दोस्तों, आप एक काम और करिए, इंटरनेट पे जाइए और टाइप करिए नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्टेड ड्यू टू जीएम कंजम्पशन। आपको एक भी रिपोर्ट पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि जो ये कहा जा रहा है कि जीएम टेक्नोलॉजी से पब्लिक हेल्थ का नुकसान होगा, उसकी तो कोई रिपोर्ट है ही नहीं, ना सेफ्टी अथॉरिटीज के पास, ना रिसर्चर के पास। तो भारत की जो एनजीओज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में ये कह के पहुंच गई कि साहब इससे पब्लिक हेल्थ का नुकसान होता है, उनके पास डेटा कहां से आया? ये समझने की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग भारत को तेल का निर्यात करते हों या बाकी खाद्यान्नों का निर्यात करते हों, वो नहीं चाहते भारत खाद्यों में आत्मनिर्भर हो, तभी शायद इस तरह के विवाद हमेशा पनपते रहते हैं। 2004 में केस फाइल हुआ, आज 24 आ गया। 20 साल के अंदर भारत ने $100 बिलियन से ज्यादा का तेल आयात कर लिया है। और हमारे यहां पे किसान परेशान है, गरीब है, उसकी उत्पादकता नहीं बढ़ रही है क्योंकि हम उसको टेक्नोलॉजी नहीं दे पा रहे। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि ना तो हम किसान को जीएम सीड्स देंगे, और ऊपर से ये कहा जाता है कि किसान कीटनाशक दवाएं भी ना छिड़के क्योंकि उससे खाना टॉक्सिक हो जाता है। बिल्कुल बात सही है। तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, कि अगर किसान खेत में फसल लगाएगा और उस पे अगर कीड़ा लगता है, ना तो आप उसको कीड़ा विरोधी फसल दे रहे हो, ना आप उसको ऊपर चाहते हो कि वो पेस्टिसाइड छिड़के, तो उसकी फसल का क्या होगा? तो क्या किसान और उसका परिवार हर पौधे पे जाएगा और एक एक करके कीड़ा पकड़ेगा और उनको मारेगा? और फिर क्या गारंटी है कि अगले दिन और कीड़े नहीं आएंगे या शाम तक और दूसरे कीड़े नहीं आएंगे?
कभी हमें नहीं लगता कि ये इलॉजिकल बातें भारत के न्यायालयों में क्यों चलती रहती हैं, और वो भी 20 साल से? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? जब हमारे देश में किसी अपराधी की सुनवाई के लिए रात को अदालत बैठ सकती है, किसी पॉलिटिकल लीडर्स को बेल देने के लिए हम ऑफ टाइम में अदालत खोल सकते हैं, वीकेंड पे अदालत बैठा सकते हैं, तो क्या देश की जहां पे अरबों डॉलर की संपदा स्टेक पे हो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे मुद्दों को फास्ट ट्रैक पे नहीं ले सकता? कौन जिम्मेवार है इस नुकसान का, इस देश के नुकसान का? किसान परेशान है क्योंकि उसकी फसल खराब हो रही है और उसको उत्पादन नहीं मिल रहा। देश परेशान है कि बड़ी मुश्किल से जो हम फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं उसका अरबों डॉलर हर साल हमें खाद्यान्नों के आयात में देना पड़ रहा है। कंज्यूमर परेशान है क्योंकि हमारे यहाँ पे खाद्यान्न महंगे हैं, फूड इन्फ्लेशन है, तो महंगाई के कारण आम आदमी परेशान है कि खाना खाएं या बच्चों की पढ़ाई पे पैसा लगाएं। ये मुद्दे गंभीर हैं। तो सवाल ये है कि जो डिले हो रहा है अदालतों की शरण में जाके इस तरह के जो मुद्दों को लेके जाया जाता है, इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? और इसके पीछे कोई आधार भी नहीं है। मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं। In December of last year, the center on being asked to state the reason that compelling them to release the genetic modified crop immediately instead of waiting till they developed a more robust understanding of the impact, said that entire protocol emphasized under the law being complied with. कोर्ट ने भारत के जो कानूनी लोग हैं उनसे ये पूछा, भारत सरकार से ये पूछा कि ऐसी जल्दी क्या थी? जब 18 प्रोटोकॉल बन गए, सारे मानदंड पूरे हो गए, अदालत अगर ये पूछती है कि ऐसी जल्दी क्या थी, तो क्या अदालत ये बताएगी कि कितना और लेट करना चाहिए? उस पे अदालत का ये कहना था कि ये इतना एंजाइटी आपको क्यों है? और जब जवाब ये दिया गया कि वी हैव क्रॉस्ड द स्टेजेस वेयर ऑल द एंजाइटीज एंड कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस इशू हैव बीन एड्रेस्ड एंड बाय एंड लार्ज रिजॉल्व्ड, द एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ जीएम मस्टर्ड वाज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, अटॉर्नी जनरल टोल्ड द बेंच। बात सही है। कानून के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से जो भी डेटा कलेक्ट करना था वो सब कर लिया गया। उसके बाद अगर हम उसको रिलीज नहीं करेंगे तो क्या शोरूम में रखने के लिए या टेस्ट ट्यूब में रखने के लिए कोई रिसर्च की जाती है? ये अपने आप में आर्ग्यूमेंट विचित्र है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो जजेस ने कहा, और मुझे उसमें थोड़ा सा ताज्जुब है। We understand that according to the government, those consciously inserted conditions themselves demonstrate that question have been examined from all relevant angles and a considered decision has been taken. अदालत इस बात को मानती है कि सरकार ने अपनी तरफ से सारी सावधानियां बरती, सारे डेटा को एनालाइज किया, सारे प्रिकॉशंस लिए, एंड दैट दीज कंडीशंस आर सफिशिएंट सेफगार्ड्स। हम इस सेफगार्ड से भी सहमत हैं, बट वी माइट इंसर्ट एडिशनल कंडीशंस। किस आधार पे? कोर्ट्स के पास ऐसा कौन सा साइंटिफिक डेटा है कि वो कुछ एडिशनल कंडीशंस डालना चाहते हैं? परसेप्शन, हाइपोथेसिस, या कुछ भी? अगर कल को मान लीजिए कि एनजीओस बोलेंगे कि आपने इसका मून पे ट्रायल नहीं किया, तो क्या वो लॉजिकल होगा? और जब ये गाइडलाइंस बन रही थी और ये गाइडलाइंस जब पब्लिक डोमेन में थी, पिछले 20 साल से पब्लिक डोमेन में है, तो एनजीओज ने उन पे फीडबैक क्यों नहीं दिया? कोर्ट ने एनजीओ से ये सवाल क्यों नहीं किया? इस पूरे डिले करने का एजेंडा क्या था, ये समझना जरूरी है। बट वी माइट इंसर्ट एडिशनल कंडीशंस, दिस बीइंग इन द नेचर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो सकता है, जरूरी है, लेकिन क्या आप देश का डेवलपमेंट रोक देंगे? मेरा सवाल बहुत सिंपल है। आपको यह चिंता है कि यह हेल्थ के लिए हार्मफुल है, नमक खाना सेहत के लिए खराब है, हार्ट डिजीज होती है, अननेचुरल डेथ में सबसे ज्यादा समस्या है हार्ट डिजीज की, ब्लड प्रेशर की। उसका कारण है नमक। क्या आपने नमक पे बैन लगाया?
दूसरा सबसे बड़ा कारण है कैंसर। फ्राइड फूड्स खाने से अक्सर ये देखा गया है कि अगर ओवर फ्राइड फूड होता है तो उसमें कैंसरस ग्रोथ हो जाती है। सिगरेट पीने से कैंसर होता है, शराब पीने से कैंसर होता है। क्या आपने इन पे बैन लगाया? नहीं लगाया। तीसरा सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज। चीनी खाने से डायबिटीज होती है। क्या आपने चीनी पे बैन लगाया? नहीं लगाया। जिस क्रॉप के खाने से एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है, आप उस पे बैन लगाने को तैयार है। 20 साल से उस प्रोसेस को डिले किया हुआ है। मेरा निवेदन है कोर्ट से, माननीय न्यायाधीशों से, आपका क्या आधार है हिंदुस्तान की डेवलपमेंट को 20 साल तक रोक के रखने का? इसीलिए कि किसी एनजीओ ने एक केस फाइल कर दिया। हिंदुस्तान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुका, किसानों की आमदनी रुकी, जनता को एक्सेसिव पैसा देना पड़ा। ये सारा फायदा उन लोगों को मिला जो हिंदुस्तान के बाजार को दोहन करना चाहते हैं, बाजार को निचोड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान को बाजार समझते हैं। वो नहीं चाहते ये देश आगे बढ़े। क्या न्यायालय डिले करके उनका साथ नहीं दे रहे? कौन जिम्मेवार है इस देश को जो अभी तक नुकसान हुआ उसके लिए? और अगर इकोनॉमिक मुद्दे, फाइनेंशियल मुद्दे अगर कोर्ट के सामने आते हैं तो कोर्ट उसके लिए एक सेपरेट बेंच क्यों नहीं बना जाता? आपने एनवायरमेंटल मुद्दों के लिए तो एनजीटी बना दिया। इस तरह के गंभीर मुद्दे जहां पे देश के डेवलपमेंट स्टेक पे हो, एम्प्लॉयमेंट स्टेक पे हो, क्या उसके लिए अलग बेंच नहीं बैठ सकती? क्या देश को अरबों रुपए का नुकसान करवाना जरूरी है हर साल? और इन एनजीओ की जेब से क्या जाता है? कुछ नहीं। तो सवाल इस बात का है कि इस तरह का तमाशा कोर्ट की आड़ में कब तक चलेगा? मैं निश्चित रूप से एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं चिंतित हूं। और यही लोग जब विदेश जाते हैं, जजेस भी विदेश जाते हैं, वकील भी विदेश जाते हैं, पूरी दुनिया में जाके जीएम फूड खाते हैं, कोई बीमार नहीं पड़ा। क्या किसी ने केस फाइल किया कि हमें जहरीला खाना खिलाया गया? नहीं। विदेश में जाके, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाके सब जीएम फूड खा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं देने देंगे। क्या कारण है? किसका भला कर रहे हैं? इसका जवाब जनता को सोचना होगा। If we feel the need, if these conditions broadly take care of the possible short-term or danger as has been projected, then we will not add anything. Only if we find that there is any area that ought to receive more attention, we will provide additional conditions. ये सब डिसाइड करने के लिए क्या 20 साल लगेंगे? अरबों रुपए का देश का नुकसान करना जरूरी है? दोस्तों, सवाल इस बात का आज है कि हिंदुस्तान में जब भी साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है तो किसी न किसी रूप में उसके बीच में व्यवधान डाला जाता है। अब यह क्यों किया जाता है, इस बात को आपको समझना होगा। ऐसी बहुत सी ताकतें हैं दुनिया में जो नहीं चाहती भारत आत्मनिर्भर हो। उनके ऐसी एनजीओज की हमेशा तलाश रहती है जो भारत के लिए समस्या खड़ी करें। और ये बात मैंने अपने एक वीडियो में बनाई है, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक आपको दोबारा भेज दूंगा कि विदेशी फंडेड एनजीओज भारत का कितना नुकसान कर रही। और एक सीबीआई की रिपोर्ट काफी समय पहले सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी। भारत में जब एटॉमिक रिएक्टर्स बनाने की बात आई, वहां प्रोटेस्ट हुए। भारत में जब कोल माइंस की बात आई, वहां प्रोटेस्ट हुए। भारत में जब बड़े डैम्स बनाने की बात आई, वहां प्रोटेस्ट हुए। भारत में जब सोलर प्लांट्स लगाने की बात आई, वहां प्रोटेस्ट हुए। भारत में कोई बड़ी रिफाइनरी या फैक्ट्री लगती है तो वहां प्रोटेस्ट होता है। आपको क्या लगता है? ये सारे के सारे समाज सेवक हैं, ये देश के हितैषी हैं, और बाकी देश की करोड़ों जनता सब नकारा हैं, मूर्ख हैं। हमें नहीं पता इस देश के लिए क्या अच्छा होता है। ये कुछ गिने चुने एनजीओज हैं जो डिसाइड करेंगे कि इस देश के लिए क्या अच्छा है। मेरा निवेदन उन सबसे बहुत सिंपल है। आपको जीएम फूड नहीं खाना, आप मत खाइए। इट इज योर चॉइस। मेरी सेहत की जिम्मेवारी मेरी है। हिंदुस्तान में जो आदमी सिगरेट पीता है, क्या वो जीएम फूड खाने से उसको ऐतराज होगा? जो आदमी शराब पीता है, क्या उसको जीएम फूड खाने से ऐतराज होगा? मैं ना सिगरेट पीता हूं ना मैं शराब पीता हूं, लेकिन मुझे जीएम फूड खाने से कोई ऐतराज नहीं। ये मेरी चॉइस है,
ये मेरा फ्रीडम है, ये मेरा राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में। आप रोकने वाले कौन होते हैं? अगर मुझे लगेगा कि ये चीज मेरे लिए खराब है, मैं नहीं खाऊंगा। जैसे मैं सिगरेट नहीं पीता, तो मुझे पता है कि मेरी सेहत के लिए खराब है। कहने का मतलब ये है कि विदेशी एजेंटों का एजेंडा चलाने के लिए अगर हिंदुस्तान के एनजीओज को सामने रखा जाएगा और कोर्ट्स उनके ऊपर अनड्यू अटेंशन और टाइम देगा, तो इस देश का नुकसान ही होगा। मेरा निवेदन है भारत के उच्च न्यायालय से और उच्चतम न्यायालय से, जब भी इस तरह के मुद्दे आपके सामने आए, आप मैक्सिमम 2 या 3 हियरिंग में इस मुद्दों को निपटा दीजिए। उनसे आप साइंटिफिक डेटा मांगिए। अगर उनके पास साइंटिफिक डेटा नहीं है, आप उनको वापस भेज दीजिए। तब तक साइंटिफिक डेवलपमेंट को इस्तेमाल होने दीजिए। अगर कल को वो कोई चीज लेके आते हैं जो साइंटिफिकली वैलिड है, आप उस समय दोबारा गाइडलाइंस इंपोज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हो सकता है हिंदुस्तान में, तो गाइडलाइंस भी मॉडिफाई हो सकती है। और जहां तक बात है एनवायरमेंटल की, एनवायरमेंटल डैमेज अगर कोई ये बोलता है कि जीएम से होगा, तो नेचर का तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। अगर नेचर में परिवर्तन नहीं होता तो दुनिया बदलाव का सामना नहीं कर पाती, ये दुनिया कभी की तबाह हो गई होती। चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो, माइक्रोब्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, हम वक्त के हिसाब से अपने आप को, हमारे जेनेटिक सिस्टम में बदलाव आता रहता है, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं। वो बदलाव स्लो होता है क्योंकि वो नेचर करती है। लेकिन उसी प्रक्रिया को अगर हम लेबोरेटरी कंडीशंस में नई तकनीक के सहारे रफ्तार दे देते हैं, चाहे हम मेडिसिन बनाएं, चाहे हम वैक्सीन बनाएं, चाहे हम एंटीबायोटिक बनाएं, या हम कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाएं, सब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। यही एनजीओज जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन लेने से नहीं घबराते, जो सीधा शरीर के अंदर जाती है, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाने से इनको बहुत डर लगता है। जबकि जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन का अल्टरनेट नहीं है, जीएम फूड का अल्टरनेट है। आप अपनी खेती करिए और खाइए, किसने रोका है? आपको अगर कोई चीज पसंद नहीं है, तो हिंदुस्तान का किसान क्यों भुगते आपके शौक के लिए? इस बात को भी समझना होगा। हिंदुस्तान के एनजीओ चाहते हैं एज ए कंज्यूमर उनको हर चीज वो मिले जो उनके हिसाब से हो, लेकिन किसान की कमाई हो या नहीं हो, इनको उससे कोई मतलब नहीं। किसान परेशान हो रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं। किसान की फसल में कीड़ा लग रहा है, इनको उससे मतलब नहीं। इनकी फसल में ना जीएम होना चाहिए, ना पेस्टिसाइड होना चाहिए। तो भाई साहब, किसान कैसे फसल उगाएगा? सोचने की बात। जब हम बीमार पड़ते हैं तो दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई ले लेते हैं। जब किसान की फसल बीमार होगी, ना उसको दवाई देनी चाहिए, ना उसमें कोई ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना चाहिए जिससे बीमारी ना लगे। ये कौन सी साइंस है? ये कौन सा लॉजिक है? और कोर्ट्स इनकी सुनवाई करते क्यों हैं? ये भी अपने आप में ताजुब है। तो दोस्तों, ये मुद्दा गंभीर है। मुझे लगता है कि आप सबको इस मुद्दे पे अपने विचार रखने चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या किसान को नई टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए या नहीं। और जब इतनी सारी दुनिया में रिसर्च हो रही है, साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, जिसमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जा रहा है, हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है, तो भारत में हम इस बात को लेके कोर्ट में जाके बार बार स्टे क्यों मांग रहे हैं? और मुझे एक बात बताइए कि क्या दुनिया में जितनी फूड सेफ्टी अथॉरिटीज हैं, चाहे यूरोप है, उन्होंने बैन तो नहीं किया? उन्होंने कहा आप लेबल पे लिख दीजिए। यूरोप के 25 देश हैं, उसमें से आधे देश बकायदा जीएम फूड खा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, लेबलिंग की बात, अपने यहाँ उगाते नहीं है लेकिन इंपोर्ट कर लेते हैं। क्यों? उसका एक अलग राजनीतिक कारण है, क्योंकि वो जितनी सब्सिडी अपने किसानों को देते हैं, अगर इंपोर्टेड फूड आने लगेगा तो उनका सब्सिडी बिल बढ़ जाएगा, क्योंकि फसलों के दाम गिर जाएंगे। उसका कारण ये है। अमेरिका में, चाइना में, बाकी देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह जीएम क्रॉप है। पूरी दुनिया व्यापार कर रही है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे किसान को नई टेक्नोलॉजी मिले। हम नहीं चाहते कि हमारे कंज्यूमर को अफोर्डेबल फूड मिले। हम नहीं चाहते कि भारत खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर हो।
क्योंकि अगर भारत आत्मनिर्भर हो गया तो बाकी देशों से जो हम माल आयात कर रहे हैं, खाना आयात कर रहे हैं, उनका धंधा कैसे चलेगा? और उनका अगर धंधा बचाना है तो भारत को तरक्की से रोकना होगा, भारत में आत्मनिर्भरता को रोकना होगा। और इस काम के लिए एनजीओ से अच्छा टूल किट क्या मिल सकता है? ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक राजनीति होती है। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, समाज में इस पे चर्चा करेंगे, जजेस को, पॉलिसी मेकर्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को और बाकी लोग जो इस देश के हित में सोचते हैं, उनको इस गहन मुद्दे पे सोचना होगा। क्योंकि अगर हम डिले करते हैं तो अरबों रुपए का नुकसान इस देश का रोज होता है। सैकड़ों किसान रोज गरीबी में जीते हैं और अरबों किसान अंदर जो अरबों कंज्यूमर्स हैं, उनको महंगा खाना खरीदना पड़ता है। किसी का फायदा नहीं। एनजीओज का नाम होता है, उनको अपनी पब्लिसिटी मिलती है, हो सकता है और भी बेनिफिट मिलते हो, मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एफसीआरए के अगर आप अकाउंट्स देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जिनको फॉरेन फंडिंग मिली है, जो जीएम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। मैंने अपने एक ब्लॉग में लिखा है, मैं उसका लिंक भी आपको डाल दूंगा कि किस किस एनजीओज को कितना कितना फॉरेन फंडिंग मिला। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।